Good evening, students. How are you all? Good evening. Fine. Okay. All right. गेल्या कुठल्या सेशन मधून काहीही डाऊट किंवा काही शंका आहे का अजून पण? गुड इव्हनिंग वैष्णवी. गुड इव्हनिंग. आपल्या मागच्या सेशन मधून कोणालाही कुठलाही डाऊट किंवा कुठलीही शंका आहे? नो. ओके. नो डाऊट. ऑल राईट. ओके. एक्सलेंट. एक्सलेंट. तर आपण मागच्या वेळी काही सर्किट डायग्राम्स पाहिलेले जे इनकम्प्लीट होते आणि काही कम्प्लीट पण होते आणि आपण त्याचं रिझन फाइंड आउट केलेलं की इनकम्प्लीट सर्किट डायग्राम्स आहेत किंवा कम्प्लीट सर्किट डायग्राम्स आहेत त्याच्यामध्ये काय फॉल्ट आहे. ओके. तर हे फाइंड आउट केल्यानंतर आपल्याला समजलेलं की सर्किट कम्प्लीट होण्याबरोबर त्यांचे कनेक्शन सुद्धा एकमेकांशी जुळले पाहिजे. नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल दोन्हीही बॅटरी किंवा सेल बरोबर अटॅच असले पाहिजे. ओके. तर आता आपण स्टार्ट करणार आहोत नवीन पार्ट. ओके. आई होप माझी स्क्रीन विजिबल आहे. ओके. तो इस बार हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था, करेक्ट. अभी इस बार हम स्टार्ट करेंगे एक नए पार्ट से जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में, ओके, फिजिक्स में हम ये सर्किट डायग्राम्स को अलग अलग सिंबल्स के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ऑलवेज तो पॉसिबल है नहीं फिजिक्स में कि आप एग्जैक्टली इतना अच्छे से डायग्राम बनाओ और साथ में आप सॉल्व भी. ओके, थैंक यू. सो आप साथ में अपने वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो, ये पॉसिबल नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग वी विल रिप्रेजेंट सर्किट डायग्राम यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स. ठीक है. तो अभी हम दूसरे एक अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक सर्किट डायग्राम बनाने वाले. उससे पहले हम सिंबल्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हम सर्किट डायग्राम में यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे. ओके. सो आई विल जस्ट हाइड दिस. ओके. सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये पूरा का पूरा एक सेल. ठीक है. तो इसका यूज क्या होगा? टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर. ओके. तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड ये हम सेल यूज करते हैं. अब बॅटरी. नाउ व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन सेल अँड बॅटरी? ओके. ह्याच्यामध्ये एकच फरक आहे, सेल एक कॉम्पोनंट आहे आणि बॅटरीमध्ये 1, 2, 3 किंवा एकापेक्षा जास्त कनेक्शन्स असतील किंवा एकापेक्षा जास्त आपण सेल यूज करतो, त्या ग्रुपला आपण बॅटरी म्हणतो. ओके. आणि त्याचं रिप्रेझेंटेशन जर का 3 सेल यूज केले तर तुम्हाला इकडे मध्ये 2 लाईन्स दाखवायचे आहेत, म्हणजे पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह. ओके. तर हे जे एक आहे असे आपल्याला 3 एका बाजूला एकाला लागून एक ड्रॉ करायला लागते. 3, 4 जेवढे असतील तेवढे. ओके. ह्याचा यूज काय आहे? सेम लाईक सेल पण एक हायर लेवलवरती. इथे आपण कमी पोटेन्शियल डिफरन्स टाकणार आहोत एका सेलला यूज करून. इकडे आपण जास्त पोटेन्शियल डिफरन्स यूज करणार आहोत डिपेंडिंग ऑन द सर्किट, टू अप्लाय अ लार्जर पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनलच्या मध्ये. ओके. आता ओपन टॅप की आणि प्लग की. आता ह्याचा अर्थ काय आहे? एक टॅप की आणि एक प्लग की असते. ह्याला आपण ओपन म्हणजे आपण जे स्विच ऑन करतो तसंच असेल ही. तर ही ओपन असेल तर 2 ब्रॅकेटच्या मध्ये एम्प्टी स्पेस असणार. आणि ह्याचा रिझन काय आहे यूज करायचं? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग 2 एंड्स ऑफ द वायर. ओके. जसं आपण स्विच बटन्स यूज करतो ना, क्लोज, ओपन, चालू, बंद. ओके. तसंच याप्रमाणे इकडे सुद्धा हे जे एम्प्टी बॉक्सेस आहे ह्याचा अर्थ हे आहे की तुमचं कनेक्शन जे आहे तो क्लोज आहे, म्हणजे तुमचा स्विच जो आहे तो ऑफ आहे. आणि क्लोज टॅप की और प्लग की म्हणजे ह्याचा अर्थ टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट बाय कनेक्टिंग 2 एंड्स ऑफ द वायर. जेव्हा मध्ये एक डॉट असेल त्याचा अर्थ तुमचं स्विच ऑन आहे. ते अशा प्रमाणे तुमचं टॅप की क्लोज आहे. क्लोज आहे म्हणजे दोन्ही एंड्स जे आहेत ते कनेक्टेड आहेत. ओके. आणि ह्याच्यामुळे वायरमध्ये करंट फ्लो होणार.
त्याच्यानंतर येते कनेक्टिंग वायर और कंडक्टिंग वायर. तर आपण ऑलवेज मेटल्स यूज करतो इलेक्ट्रिसिटीच्या फ्लोला हे करण्याकरता, चालू ठेवण्याकरता. तर कुठलीही वायर, कॉपर, झिंक, ओके, एनी वायर ही अशा प्रमाणे रिप्रेझेंट केली जाते. आणि त्याचं रिझन काय असतं? टू कनेक्ट व्हेरियस कॉम्पोनेंट्स इन द सर्किट. बॅटरी, प्लग की, तुमचा बल्ब, हे सगळं कनेक्ट करायला आपण कनेक्टिंग किंवा कंडक्टिंग वायरला यूज करतो. ओके, आई स्पीक इन हिंदी, फाइन. क्रॉसिंग वायर्स. क्रॉसिंग वायर्स मतलब एक के ऊपर एक वायर जब क्रॉस होती है, जब मोर देन वन वायर सर्किट में होती है, तो हम इसको क्रॉसिंग वायर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सर्किट कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इसमें से अगर आपको बीच में से एक और सर्किट निकालना है, ऐसे दो सर्किट, अभी तो है नहीं फिलहाल आपके लिए, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी. तो ये जब क्रॉसिंग वायर्स है, इस जंक्शन पे यहाँ पे ये क्रॉस करेंगी इस तरह से, ठीक है. तो इसका रीजन क्या है? टू शो वायर्स विच क्रॉस बट आर नॉट कनेक्टेड. ये दोनों सर्किट एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन ये वायर इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को वो क्रॉस कर रहे हैं. उसके बाद आता है लाइट बल्ब. अभी हर बार तो पॉसिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स, आप इतने अच्छे अच्छे डायग्राम निकालो और साथ में टाइम भी बचाओ. तो आपका टाइम सेविंग के लिए आपको ये सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करना है सब. तो लाइट बल्ब का रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा. अगर आपका बल्ब ऑफ रहेगा तो इस तरह से आपका बल्ब दिखेगा. अगर आपका बल्ब ऑन रहेगा तो ऊपर ऐसे 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 करके रेज आएंगे. ये बल्ब ऑफ और ये बल्ब ऑन. ओके, इसका रीजन क्या है? टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपका सर्किट प्रॉपर्ली कनेक्टेड है तो आपका बल्ब ग्लो होगा. अगर आपका सर्किट प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर करंट ही फ्लो नहीं होता है. तो क्लोज बल्ब का मतलब, अनलाइटेड बल्ब का मतलब करंट इज नॉट फ्लोइंग, ग्लोइंग बल्ब का मतलब करंट इज फ्लोइंग. उसके बाद आते हैं हम रेजिस्टेंस पे. अब स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस तो हमने देखा है क्या होता है, ओके, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं. अभी कोई कोई रेजिस्टेंस मैनुअल होता है, कोई कोई रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक होता है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, एक्स्ट्रा करंट ना हो सर्किट में, तो वो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं. रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिगजैग स्ट्रक्चर, और एक्चुअल में रेजिस्टेंस इस तरह से दिखता है, ठीक है. उसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है. वेरिएबल रेजिस्टेंस बिल्कुल जिगजैग रहेगा, सिर्फ इसके बीच में आपको एरो डालना है, जिससे पता चलेगा ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है. अब रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस के बीच में क्या फर्क है? वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा? चेंज द रेजिस्टेंस एज रिक्वायर्ड एंड देयर बाय कंट्रोल द करंट, ठीक है. अगर आपका रेजिस्टेंस बड़ा है, अगर इसके अंदर वोल्टेज बहुत ज्यादा है, ओके, तो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे, जिससे आप करंट को फ्लो होने से सर्किट में कंट्रोल कर सकते हो. यहाँ पे देखिए, ये प्लग की दिख रही है आपको, ये एडजस्ट होती है, यहाँ पे मूव होती है, जिससे आप करंट फ्लो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है. सिर्फ ये लगाने से नहीं होता है, ये जो आपको की दिख रही है इससे ये एडजस्ट होता है, पूरे इस पे स्लाइड होता है, ठीक है. उसके बाद आते हैं हम एमीटर. एमीटर का सिंबल इस तरह से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पे, नेगेटिव राइट हैंड साइड पे, बीच में ए. और एमीटर का फंक्शन क्या होता है? टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ओके. वैसे ही वोल्ट मीटर का भी सेम रहेगा, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है, सेम पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में वोल्ट मीटर, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट, ओके. जैसे कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितने वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है, वो मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे, यहाँ पे वोल्ट मीटर को अटैच करते हैं, ठीक है. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. वायर के बीच में नहीं करेंगे, वरना करंट कैसे मेजर कर पाएंगे ना. तो उसको, ये वायर को रन थ्रू होने देते हैं, पॉइंट ए पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं और पॉइंट बी से भी एक वायर निकाल के वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं. समझे आप लोग? पॉजिटिव और नेगेटिव. लाइकवाइज आपके एमीटर को भी वैसे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है. एमीटर कभी कभी आपको वायर के बीच में इस तरह से कनेक्ट हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एमीटर क्या करता है? करंट फ्लो को मेजर करता है. यहाँ पे आपको वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज तभी मेजर होगा जब पूरा का पूरा करंट इसके थ्रू पास होगा अच्छे से.
यहाँ तक सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? सिंबल्स इलेक्ट्रिक सर्किट के, ये सारे सिंबल्स हम यूज करेंगे वन बाय वन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़े? ठीक, ओके फाइन, ग्रेट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो स्टूडेंट्स आई जस्ट ज़ूम इन। ठीक, हमने ये पार्ट देख लिया, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर और ग्लास रॉड, इन सबको यूज करके एक हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, किस तरह से बनाया गया है। आपके यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ से वायर निकली है, ये पॉइंट बी को जाके मिली है, बीच में गैप है। ठीक है, अब यहाँ पे एमीटर लगाया हुआ है। यहाँ पे एमीटर आप सभी को पता है, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे एक बैटरी लगाई है। दिस इज नॉट सेल, बैटरी। जब एक सेल से ज्यादा होती है उसे हम बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के 2 सेल जॉइंट है, तो हम इसे बैटरी बोलेंगे। यहाँ पे आपकी प्लग की है। ठीक है, नाउ मेक द कनेक्शंस एज शोन इन द फिगर 3.6. फर्स्ट कनेक्ट अ कॉपर वायर बिटवीन A and B. Okay, the current in the circuit, then in the place of copper wire connect aluminium wire. पहले आप copper wire connect करो, फिर likewise A और B को लेके aluminium wire connect करो, glass rod, rubber etc. ग्लास रॉड को यहाँ पे कनेक्ट करो, रबर को यहाँ पे कनेक्ट करो, वन एट अ टाइम एंड मेजर द करंट ईच टाइम। इस तरह से आप कनेक्ट करोगे तो आपको हर टाइम एमीटर को देख के करंट को मेजर करना है। ठीक है, कंपेयर द वैल्यूज ऑफ करंट इन डिफरेंट केसेस। आपको यहाँ पे करंट की जो वैल्यूज है अलग अलग केसेस में कंपेयर करने हैं। तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम वायर एंड इन केस ऑफ कॉपर वायर, स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट फ्लो ज्यादा मिलेगा आपको, एंड इन केस ऑफ ग्लास रॉड एंड रबर आपको करंट फ्लो नहीं होगा। कोई रीजन बता सकते हैं क्यों नहीं होगा दोनों केस में? मैंने आपको हिंट दे दिया है। एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर में करंट फ्लो दिखाई देगा, एमीटर में एमीटर मूव होगा, बट ग्लास रॉड और रबर यूज करने पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? हु हैव मोर रेजिस्टेंस? हु हैव मोर रेजिस्टेंस? दे में से कौन है? रबर। रबर के पास ज्यादा रेजिस्टेंस है, आर यू श्योर? और कोई? सिर्फ कादम्बरी आंसर कर रही है, बाकी कोई आंसर नहीं कर रहे। आयन, व्हाट आयन? आयन का क्या होगा? हमने यहाँ पे आयन नहीं लिया है ना, आई गेस एल्यूमिनियम और कॉपर लिया है। ग्लास रॉड है बच्चा, आयन रॉड नहीं है। ग्लास रॉड ओके, बट देन क्या उसका क्या होगा उनमें? स्टूडेंट्स आप बेसिक प्रॉपर्टी भूल रहे हो। मैंने कहा हमको यहाँ पे एमीटर में कॉपर और एल्यूमिनियम वायर के कनेक्शन का फ्लक्चुएशन मिलेगा, एमीटर मूव होने लगेगा, उसके अंदर के कांटे मूव होने लगेंगे। हाउएवर इन केस ऑफ ग्लास रॉड और रबर इसके कांटे मूव नहीं होंगे। कोई बता सकता है क्यों? ग्लास रॉड और रबर के साथ कांटे मूव नहीं होंगे, एमीटर का मूवमेंट नहीं रिकॉर्ड होगा। स्टूडेंट्स आई वांट आंसर। Vedant, Vishal, there are many students in the class. Ayush? Yes? Exactly, Kadambari. Very good. Because glass के थ्रू और रबर के थ्रू करंट पास ही नहीं होगा, because glass rod and rubber are bad conductors, insulators है ना। करंट पास होगा और एमीटर में रीडिंग आएगी तो वो कॉपर और एल्यूमिनियम वायर के लिए आएगी। यस और नो, है ना? सो इसी को लेके हम पढ़ने वाले हैं, किसे हम कंडक्टर्स बोलेंगे और किसे हम इंसुलेटर्स बोलेंगे। ओके, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में स्टूडेंट्स पढ़ा, बिकॉज द करंट विल नॉट पास थ्रू द रबर एंड ग्लास रॉड। एग्जैक्टली विशाल, जब करंट ही पास नहीं होगा
तो फ्लक्चुएशन कैसे बताएगा, एमीटर रीडिंग कैसे बताएगा? फॉर एग्जाम्पल एमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एक है ना डिवाइस होता है, जैसे कि आपकी कार और बाइक में स्पीडोमीटर कैसे होता है, यस मीटर रीडिंग, करेक्ट। कार और बाइक में स्पीडोमीटर होता है ना, जब आपकी स्पीड राइज होती है तो वो रीडिंग बताता है कितनी स्पीड पे हो आप, 60 किलोमीटर पे हो, 70 किलोमीटर पर आवर पे हो, 120 किलोमीटर पे हो, या पांडु आपको पकड़ेगा, है ना, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बताने के लिए भी यहाँ पे स्पीडोमीटर होता है, पर उसे हम स्पीडोमीटर नहीं बोलते हैं, उसे हम एमीटर बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम रहता है, वही फंक्शन है दोनों का, सिर्फ अलग अलग एरियाज में। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे आते हैं। वोल्ट मीटर का भी सेम है, वो वोल्टेज काउंट करेगा। So what are conductors and insulators? We have learned about the resistance in electrical circuit. We can divide substances into conductors and insulators. Insulators are nothing but bad conductors and conductors means good conductors. तो उसे हम फिजिक्स में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बोलते हैं। Conductors are those substances which have very low resistance and they are called as conductors. So इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस मतलब रोकने की क्षमता, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को नहीं रोकेंगे, इसलिए इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगा, ठीक है। एंड करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच मटेरियल्स। कोई एग्जांपल दे सकता है कंडक्टर्स के इन चैट बॉक्स? कंडक्टर्स के एग्जांपल्स? यस, वैष्णवी, वेदांत, आयुष, you can put in chat box. बिल्कुल बिल्कुल, exactly, very good. Iron, aluminium, very good. Copper, excellent. इनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स किसे? टंगस्टन, वेरी गुड, टंगस्टन बल्ब में यूज होता है ना, लाइट बल्ब। नाउ इंसुलेटर्स किसे बोलते हैं? Those substances which have extremely high resistance through which current cannot flow are called as insulators. जिसके बीच में से करंट जा ही नहीं सकता है, जिसमें रोकने की क्षमता, रेजिस्ट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ओके, उसे हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स, कैन एनीबडी गिव मी? यस स्टूडेंट्स, कोई इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल दे सकता है? एब्सोल्युटली, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, ये सारे आपके इंसुलेटर्स है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। So why are some substances called as some substances conductors while others are insulators? Why can our body conduct electricity? Make a list of conductors and insulator you see around yourself. Okay? आप सभी को अगर पता हो तो हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। पेपर, यस, वेरी गुड। ग्लास, ग्लास भी इंसुलेटर है, वेरी गुड। पेपर भी इंसुलेटर है। हमारी बॉडी, अगर आप सभी को पता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। पता है, अगर हम ऑन स्विच पे हाथ लगाएंगे तो हमें करंट फ्लो होता है। तो कोई बता सकता है कि हमारी बॉडी कंडक्ट क्यों कर पाती है इलेक्ट्रिसिटी? यस स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी? क्या रीजन है हमारी बॉडी? नो, सीधा नो, नॉट इवन अ ट्राई। ट्राई ट्राई। Because of, huh? Bonds. What is bonds? नहीं, बॉन्ड्स नहीं, नॉट बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर अगर आपको पता है तो सेल्स है, सबसे माइन्यूट स्ट्रक्चर, करेक्ट मैम? समटाइम्स अ वायर आर कवर्ड विथ प्लास्टिक, ऑल्सो वी कैन गेट शॉक, दैट इज वाई। नो, दैट इज नॉट अ रीजन। वो रीजन नहीं हो सकता है वेदांत बच्चा, गुड ट्राई, बट दैट इज नॉट अ रीजन। अब अगर आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, करेक्ट, छोटे 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 सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स will become tissue,
ग्रुप ऑफ टिश्यू विल बिकम ऑर्गन्स, और पूरे ऑर्गन्स को मिला के ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनता है, करेक्ट? ये हमारी बॉडी की हायरार्की है। अच्छा, यू आर आस्किंग मी द रीजन, ठीक है, मैं आपको रीजन बताती हूँ। फर्स्ट विल कवर दिस पार्ट, आई विल टेल यू द रीजन। विशाल, नॉट रियली, नॉट रियली। द बात ये है, सेल मतलब ये वाला सेल नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट वाला सेल नहीं, जो हमारा एनिमल सेल, प्लांट सेल होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो हमारी बॉडी में जो है ये सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है? जैसे हमारी बॉडी में, अभी हम एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में एनिमल सेल होगा। एनिमल सेल के अंदर कंपोनेंट्स है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में मौजूद है। अगर आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी जो भी हम खाना खाते हैं उसका एनर्जी मॉलिक्यूल बनाती है, करेक्ट? एनर्जी मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं, इजंट इट? अगर आप लोगों ने सुना है तो ये टर्म, हाँ, एटीपी बोलते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है। जब ये वाली प्रोसेसेस बनाती है तो कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? जो भी हम खाते हैं पीते हैं, ये सारी चीजें हमारी केमिकल रिएक्शन में बदल जाती है इनटू एनर्जी, इनटू विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है ना, हमारी बॉडी में आयंस बनते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी में भी आयंस का निर्माण होता है। तो हमारी बॉडी में दो तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड आवर सेल। हमारा जो एनिमल सेल है बॉडी के अंदर, उसके बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसमें क्या होता है, ये जो आयन है हमारे सेल मेम्ब्रेन के, जो आपका साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर हमारे आयंस प्रेजेंट है, ठीक है? अब साइटोप्लाज्म में जो आयंस प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो चार्ज बेयर करेंगे, ओके? भले हमारे बॉडी में जो आयंस है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हाई नहीं होगा, बहुत ही माइन्यूट रहेगा, लेकिन वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी के करंट को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए बॉडी से। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब भी आप वायर को हाथ लगाते हैं, ओपन वायर को, तो जल्दी आपको शॉक लगता है, क्योंकि आपके आयंस एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके अंदर का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्टिव हो जाता है, ओके? और आप सभी को पता है, अगर ऑपोजिट पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट है, मतलब ऑपोजिट टर्मिनल प्रेजेंट है, ऑपोजिट टर्मिनल प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तो फ्लो होगा ही पॉजिटिव से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक, करेक्ट? तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, समझा? लेकिन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पास करेगी, लेकिन पास जरूर करेगी। अगर वो कंडक्ट नहीं करेगी, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, तो वो कम से कम अपनी बॉडी से लेके किसी और की बॉडी तक या फिर अर्थ में पास करेगी, है ना? और हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या प्रेजेंट है? 70% क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? 71% हमारी बॉडी जिससे बनी है क्या प्रेजेंट है? वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इजंट इट? है ना? तो इसी वजह से हमारी बॉडी जो है गुड कंडक्टर बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। अब आते हैं हम वेदांत के डाउट पे। समटाइम्स द वायर आर कवर्ड विथ प्लास्टिक, देन ऑल्सो वी गेट शॉक, व्हाई इट इज सो? ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका वायर है प्लास्टिक है, ठीक है? प्लास्टिक अगर आपका प्योर प्लास्टिक रहेगा या प्योर वुड रहेगा, ठीक है, या प्योर ग्लास रहेगा, तो बिल्कुल ही वो जो ये इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर आपके प्लास्टिक के अंदर कुछ मेटल मिक्स है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ओके? अगर आपकी प्लास्टिक की वायर जो है वो लीक्ड है, कहीं से टूटी हुई है और आपकी नजर नहीं आ रही है, रबर की वायर भी कभी कभी टूटी हुई होती है, पता है, उसमें से वो चार्ज लीक हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे आपको शॉक पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी हमें नजर नहीं आता है पर वो क्रैक वहां पे होता है, इसीलिए पता है टाइम टू टाइम हम वायर्स को चेंज करते हैं, ओके? इलेक्ट्रिशियन आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आपकी वायर खूबसूरत भी दिख रही है फिर भी आपको इलेक्ट्रिशियन सजेस्ट क्या करते हैं, आप इसको चेंज करा लो, ये फ्यूचर में आपको तकलीफ देगी। वो कैसे चेक करते हैं, वो जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, जिसके अंदर चार्ज वो मेजर कर सकते हैं, ओके? उसके अंदर एक छोटा सा सेल भी होता है, तो उससे वो मेजर कर पाते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका चार्ज फ्लो हो रहा है तो स्क्रू ड्राइवर जो है ग्लो होने लगेगा। टेस्टर, यस, टेस्टर बोलते हैं आयुष, ठीक है? सो दिस इज द रीजन चार्ज फ्लो होता है, अदरवाइज कोई भी प्लास्टिक, कोई भी रबर, कोई भी वुडन
कोई भी ग्लास मटेरियल से चार्ज फ्लो नहीं होगा। वेदांत, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपका डाउट क्लियर कर दिया मैंने। हाँ जी, ओके ग्रेट। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, हमने ओम्स लॉ क्या है वो पढ़ लिया था, अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे। हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 4 सेल्स चाहिए, 1.5 वोल्ट ईच, मतलब एक सेल 1.5 वोल्ट का होगा। हमें एमीटर वोल्ट मीटर की बिल्कुल जरूरत है, कंडक्टिंग वायर्स, नाइक्रोम वायर, प्लग। ओके, कंडक्टिंग वायर अलग और नाइक्रोम वायर अलग अलग। ठीक है, हमें ये सर्किट सेटअप करना है, बिल्कुल इधर बताया है वैसे। ठीक है, हमें चारों सेल्स को एक एक डिस्टेंस पे रखना है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। ओके, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमें रखना है, और इस डिस्टेंस के बीच में हमें नाम देना है ए डिस्टेंस, बी डिस्टेंस, सी डिस्टेंस और लास्ट में डी डिस्टेंस। ओके, नाउ यूज द नाइक्रोम वायर एक्स वाई एज द रेजिस्टेंस। हम नाइक्रोम वायर एक्स वाई को रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, हमने नाइक्रोम को रेजिस्टेंस बना लिया है। तो ये पूरे के पूरे कंडक्टिंग वायर के बीच में, अगर आपकी वायर है कंडक्टिंग वायर आपकी कॉपर की बनी है, तो हम नाइक्रोम को बीच में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसे एक्स वाई का नाम देंगे। कनेक्ट वन ऑफ द 4 cells as shown in the figure. Take readings of the ammeter and voltmeter and enter them in the table below. तो हमें क्या करना है, हमें इस सेल को नाइक्रोम वायर से कनेक्ट करना है। ठीक है, एक आपका पूरा सर्किट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका सर्किट यहाँ पे एंड हो रहा है, ये फ्लोटिंग एंड है, ये मूव हो सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से। हमने ये कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट किया और इसे नाइक्रोम वायर के साथ लाके जोड़ दिया। ठीक है, ये सेंटर को जोड़ दिया हमने, और यहाँ पे आपका सर्किट तो यहाँ से कनेक्टेड ही है सेल के साथ, बैटरी के साथ, करेक्ट। यहाँ से ये नाइक्रोम वायर से दूसरा एंड कनेक्टेड है, ये इमूवेबल एंड है, ये मूवेबल एंड है। ठीक है, इसे हम चाहिए तो हम ए डिस्टेंस पे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम ए से निकाल के बी पे कनेक्ट कर सकते हैं, सी पे कनेक्ट कर सकते हैं और डी पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मूव होगा, ये रोटेटिंग डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, हमने इसे रोटेटिंग क्यों रखा, ताकि हम हर एक सेंटर के बीच का करंट नोट कर पाए, रीडिंग्स ले पाए। ओके, so we are going to take readings of ammeter and voltmeter and enter them in the table below. Now add rest of the cells one by one. जैसे कि हमने यहाँ से एक एक सेल ऐड किया, वैसे हमें वन बाय वन सेल्स ऐड करने हैं। एंड एंटर द रीडिंग्स इन द टेबल फॉर ईच केस, मतलब ए डिस्टेंस का रीडिंग, बी डिस्टेंस का रीडिंग, सी का और डी का। ठीक है, अगर आप नोट करोगे चारों जो सेल्स है वो 1.5 वोल्ट के हैं, हमारे पास कंडक्टिंग वायर है वो एक ही है कॉपर की, और हमारे पास नाइक्रोम है जो रेजिस्टेंस है। तो अगर आप नोट करोगे इसके रीडिंग्स तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस दिखेगा, हल्का सा डिफरेंस दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली रीडिंग आपको 1.4 आई तो दूसरी रीडिंग आपको 1.2 आएगी, 1.3 आएगी, लेकिन 1.4, 2 और 3 के बीच में ही आएगी, ज्यादा फर्क नहीं बताएगी। समझा? ठीक है, अब रेजिस्टेंस के, ऑलवेज रिमेंबर, रेजिस्टेंस के बिल्कुल सामने वोल्ट मीटर होता है, और रेजिस्टेंस जहाँ पे एंड होके जहाँ से वायर स्टार्ट होती है वहां पे आपका एमीटर कनेक्ट होता है। ठीक है, आपका एमीटर कभी यहाँ पे नहीं होगा वोल्ट मीटर की जगह पे, वोल्ट मीटर यहीं पे होगा और एमीटर आपकी कंडक्टिंग वायर के बीच में होगा। हाँ, एमीटर आपका वोल्ट मीटर के सामने कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये वोल्ट मीटर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एमीटर की जगह चेंज हो सकती है, वोल्ट मीटर की जगह बिल्कुल इसके रेजिस्टेंस के सामने होगी, ताकि हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर पाए। ओके, प्लग की बिल्कुल इसके इधर रहेगी। नाउ डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ V by I. Okay, determine the values of V. Okay, voltmeter by I. I is nothing but current. V by I. ठीक है, फॉर ईच ऑफ द केस, ए केस, बी केस, सी केस और डी केस। और हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड, सेल नंबर ए, सेल नंबर बी, सेल नंबर सी, सेल नंबर डी। हमने करंट कितना दिया है यहाँ पे, वो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, रीडिंग कितना आया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसका कैलकुलेशन। तो हमें ये जो आंसर मिलेगा वो ओम्स में मिलेगा। ओके,
स्टूडेंट्स आई होप वी शुड गेट दिस टू डू. मैं ट्राई करती हूँ इफ आई गेट एनीथिंग रिलेटेड टू दिस. ठीक है, फॉर नाउ वी विल कीप दिस एज इट इज. ये कनेक्शन सभी को समझ आया? एग्जाम में ये ड्रॉ करने होगा सभी को. टू प्रूव ओम्स लॉ यू विल ड्रॉ दिस. ओके, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं दूसरे पार्ट पे. दीज आर द सॉल्व्ड एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू सी. ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो ओम्स लॉ का यूज और रेजिस्टिविटी का क्या इंटरकनेक्शन है वो हम इस एग्जाम्पल से फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रेट है. यहाँ पे क्या बोला है? रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज 1000 ohms. ये है इसका रेजिस्टेंस. इफ द बल्ब इज फेड बाय द करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 volts. ठीक है, हमारे पास क्या बोला है? बल्ब इज फेड विद द करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 volt. तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 230 volt. हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट? तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जहां पे हमारा रेजिस्टेंस हो, जहां पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट हो. ये तीनों भी वैल्यूज किस में आते हैं? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. इस फॉर्मूला में तीनों भी वैल्यूज मिल जाएंगे. रेजिस्टेंस है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है, हमें I फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो यूनिट्स है वो सभी के सभी सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए. एसआई यूनिट है तो एसआई यूनिट में होनी चाहिए. ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं. ओम्स है, ठीक है, हमारे पास वोल्ट्स है. ठीक है, कन्वर्जन की जरूरत है. ओम्स और वोल्ट्स को कन्वर्जन की जरूरत है स्टूडेंट्स? नहीं ना. अगर आप पेज ऊपर जाओगे स्टूडेंट्स, स्क्रॉल करोगे फॉर्मूला पे, आई स्क्रॉल इट फॉर यू. देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखो 1 volt, एम्पियर और ओम, ये तीनों भी सेम यूनिट में है. राइट, ओम है, वोल्ट है और एम्पियर है. करेक्ट, तो ये तीनों भी सेम यूनिट में है, तो हमें इधर कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. ये सभी के सभी एसआई यूनिट में है. ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी. यहाँ पे हमने क्या किया? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R का फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज रिप्लेस किए. वोल्ट विल बी 230, रेजिस्टेंस विल बी 1000. ठीक है, जीरो कैंसिल, 2 जीरोस बचे हैं, उसको इधर कन्वर्ट कर दो 1 2 प्लेस, तो हमें मिला 0.23 एम्पियर्स. अंडरस्टूड? हम आंसर लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज 0.23 एम्पियर्स. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 0.5 मिलीमीटर्स. अब यहाँ पे लेंथ तो दी है कंडक्टिंग वायर्स की, साथ में उसका रेडियस भी दिया है. ठीक है, अभी इफ रेजिस्टेंस इज 30 ohms देन व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल? यहाँ पे पूछा है रेजिस्टिविटी क्या है. ठीक है, ओके ओके ग्रेट, नो डाउट, देन इट इज गुड. ठीक है, हमने पहले क्या फाइंड आउट किया था? हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस, वोल्ट और एम्पियर करंट फाइंड आउट किया था. अब यहाँ पे हमें मटेरियल दिया गया है, मटेरियल की लेंथ दी गई है, उसका रेडियस दिया गया है, उसका जो है रेजिस्टेंस कैपेसिटी दिया गया है. हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, उसका फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट सी. इसे सी बोलते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं PSI. ओके, सी या साई बोलते हैं. दिस इज अ ग्रीक टर्म. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले हमें गिवन इंफॉर्मेशन लिखना है. हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है लेंथ ऑफ वायर 50 सेंटीमीटर, रेडियस 0.5 मिलीमीटर्स. ओके, अब यहाँ पे एक सेंटीमीटर है, एक मिलीमीटर है. अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इन दोनों को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, सेम होना चाहिए. करेक्ट, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स को यूज करके हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दोनों की यूनिट्स हमें चेंज करना है. ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी काम नहीं करेगा, मिलीमीटर भी काम नहीं करेगा. हमें मिलीमीटर को
मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 50 हाउ मेनी सेंटीमीटर्स विल बिकम 1 मीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स? ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे, इजंट इट स्टूडेंट्स? यस और नो? करेक्ट, 50 डिवाइड बाय 100, करेक्ट। एक मिनट, आई विल जस्ट शो यू दिस, ठीक है। यहाँ पे हमने 50 सेंटीमीटर्स को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 50 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अगर इस 100 को मैं ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, ये डिवीजन को हटा के मल्टीप्लिकेशन करूं तो चलेगा? चलेगा ना? तो हम 50 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 50 को एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइड डालेंगे डिवीजन को हटा के, और 100 लिखेंगे, सॉरी 10 लिखेंगे, 10, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने जीरोज है? 2 जीरोज है, तो रेस टू 2, और यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, करेक्ट, अंडरस्टूड? कैसे आया ये, दोबारा से मैं स्टूडेंट्स आपको बता देती हूँ जिसको नहीं समझा है, ठीक है। हमें सबसे पहले ध्यान देना है इस बात पे, हमें इस बात पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि हमें 50 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं एक व्हाइट बोर्ड यूज कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, है व्हाइट बोर्ड? हाँ मिला। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 50 को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूनिट लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, सॉरी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर is equals to 100 centimeter, correct? So 50 so how many meters will become 50 centimeters, correct? Yes or no students? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाय 100, करेक्ट है ना? तो अभी यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 100 को हमें कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करेंगे, 50 डिवाइड बाय 10, ओके, रेस टू 2 जीरोस, रेस टू 2, करेक्ट। 10 रेस टू 2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपके 10 के ऊपर 2 जीरोस है, ठीक है। अभी ये डिवीजन को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू -2, क्योंकि अगर आप डिवीजन को हटा के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये +2 है, वो ऊपर आके -2 बनेगा, करेक्ट? यस, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया है। लाइकवाइज हमने यहाँ पे भी कन्वर्जन किया है, ये तो मिलीमीटर्स में है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 0.5 डिवाइड बाय 1000, ओके, क्योंकि 1000 यहाँ पे होगा, ये 3 जीरोस है तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, आई थिंक ये कन्वर्जन काफी क्लियर है, बहुत ज्यादा ही क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अभी हम यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू है 30 ओम्स, तो ये मीटर में मिल गया, ये मीटर में मिल गया हमें, ठीक है। अब हमारे पास 30 ओम्स है, सारे के सारे यूनिट्स एक जैसे हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डालते हैं, C इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एम्पियर अपॉन L, ओके, रेजिस्टेंस इनटू दिस एरिया, एरिया एम्पियर नहीं, एरिया इनटू अपॉन L। नाउ A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। वाई पाई आर स्क्वायर? क्योंकि आपकी वायर जो है उसका डायमीटर गोल है, गोल मतलब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लेंगे, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर, okay, so we are going to multiply r, okay, into pi r square upon L, correct। हमारे पास वैल्यूज है r की 30,
पाई की वैल्यू हमें बाय डिफॉल्ट पता है 3.14 और हमारे पास आर स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये रहा रेडियस, ये है रेडियस का फाइनल आंसर। तो हमारे पास रेडियस है ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स रेडियस का ये फाइनल आंसर है। तो हम रेडियस को स्क्वायर में डालेंगे और नीचे 50/10 - 2 एल की वैल्यू। जितना हो सके स्टूडेंट्स टेंस को प्रिजर्व करो, ठीक है, ये हमें कन्वर्जन के लिए काम आएंगे। ओके, फ्रॉम वेयर 5 × 10⁻⁻4 केम। ठीक है, आई विल शो यू द कन्वर्जन, 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये पता है सभी को 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, राइट? 1000 mm, करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे 0.5 mm है तो हमने इसे कन्वर्ट क्या किया 1000, करेक्ट? ये आ गया, ये समझा सभी को? ठीक है, अब हमारे पास 0.5 है, ये पॉइंट अगर मैंने हटा दिया तो ये 5 बन जाएगा, मतलब -3 के साथ एक और 0 ऐड हो गया -4, समझा? गॉट इट? ओके, ठीक है, तो हमें ये कन्वर्जन का आंसर मिल गया। इसके साथ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने हो सके जीरोस और टेंस बचा के रखो, ठीक है? हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, 4 2 ज़ 8 और ये माइनस की साइन एज इट इज, 5 5 ज़ 25, ब्रैकेट खोलने के बाद 3.14 एज इट इज, 30 एज इट इज आया, नीचे 50 × 10⁻²। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स कैंसिल करोगे, 0 0 भी कैंसिल कर दो, ठीक है? 5 1 ज़ 5, 5 5 ज़ 25, करेक्ट? अभी ये -2 ऊपर जाके +2 बनेगा, है ना? 10⁻², तो ये ऊपर जाके 10⁻+2 बनेगा। 8 में से 2 हो गया माइनस, तो कितना बचा 6, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस आ गया, -6, 10⁻⁻6। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 × 3.14 × 5, आपको 47.1 मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ पे आप 47.1 × 10⁻⁻6 ओम मीटर्स भी लिख सकते हो, या फिर आप एक और पॉइंट मूव कर दो और 4.71 × 10⁻⁻5 ओम भी लिखो, दोनों भी आंसर राइट है। ठीक है, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये भी कन्वर्ट करो, नहीं करना है तो भी रहने दो, चलेगा, बट आपके यूनिट्स प्रॉपर होने चाहिए और डेसिमल प्लेसेस प्रॉपर होनी चाहिए। अंडरस्टूड? इजी टू अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, मैं आपको फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ा रही हूँ। ओके, यस यस, ग्रेट। माय गॉड, मैंने टेक्स्ट बुक को बहुत गंदा कर दिया। ठीक है, चलो, ओके, कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं थोड़ा फास्ट जाती हूँ, आई थिंक कन्वर्जन फैक्टर सभी को समझ आ गया है, ठीक है? ठीक है, सो हियर अ करंट ऑफ 0.24 amperes flows through a conductor when a potential difference of 24 volts is applied between its two ends. हमारे पास रिक्वायर्ड है, जो यूनिट्स चाहिए वो है एम्पियर है, हमारे पास वोल्ट्स भी है, ठीक है? ये दोनों भी है। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस, हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब आर फाइंड आउट करना है, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम सभी को फॉर्मूला पता है ना, आई इज इक्वल्स टू V/R, है ना? ठीक है, हमारे पास R फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या करेंगे हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो हम R को आइसोलेट करके V/I बना देंगे और बस वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो। सभी के सभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, हमें R इज इक्वल टू 100 ओम्स मिलेगा। समझा स्टूडेंट्स? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 4। इन एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटरमाइन करना है करंट दैट विल फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 110 ohms। ठीक है,
If the same current is to flow through an appliance having a resistance of 500 ohms, how much potential difference should applied across the two ends? हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। यहाँ पे पहले केस में क्या बोला, इन फर्स्ट केस हमारे पास 33 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक अप्लायंस है जिसमें 33 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस 110 ओम का है। दोनों के यूनिट्स इक्वल है, वोल्ट्स और ओम्स बराबर है, ठीक है। तो हमने इसे पहले गिवन में लिख दिया, ठीक है। गिवन नंबर 1 में लिख दिया हमने, वोल्ट है और रेजिस्टेंस है। तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से करंट फाइंड आउट करके 0.3 मिल गया, ये एम्पियर्स में आ गया। ये समझा सभी को फर्स्ट केस। अब हम आते हैं स्टूडेंट सेकंड केस पे। हमें सेकंड केस क्या बताती है कि हमारे पास दूसरा अप्लायंस है, दूसरे अप्लायंस में 500 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और क्या बोला है, जो पहले के अप्लायंस में से जो करंट मिला है कैलकुलेशन करने पे, अगर हम सेम करंट अप्लाई करेंगे सेकेंड अप्लायंस में जिसका ओम्स 500 है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब V वोल्ट फाइंड आउट करना है, वो कितना होगा, ठीक है। तो हम गिवन यूज करेंगे, यहाँ पे इन सेकेंड केस में जाएंगे, I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर एंड इसे हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे I इज इक्वल टू एम्पियर, रेजिस्टेंस 500 ओम्स, ठीक है। दोनों भी यूनिट एक जैसे है, यहाँ पे सेकेंड केस के कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R वाला, ठीक है। हमारे पास I की वैल्यू है, R की वैल्यू है, हमें V फाइंड आउट करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, उसके बाद हमको आंसर मिल गया। अंडरस्टूड? सो वी विल राइट द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इज 150 वोल्ट्स। इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है बहुत ही अच्छे से। विदाउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके सारे आंसर रॉन्ग जाएंगे। अगर आपको चाहिए आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड करो। यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस 110 ओम। ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट, ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगी, फिर उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट पे वापस पढ़ के इसे सॉल्व करूंगी। इस तरह से आप डिवाइड कर लो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। आइए हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं फॉर टुडे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल के बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? थर्ड, विशाल थर्ड में क्या डाउट है बच्चा? यस विशाल, नो डाउट। आपने 3 क्यों लिखा? अच्छा, बाय मिस्टेक, ओके, ठीक है। हाँ, ऑल राइट। आप लोग बोलते रहोगे ना, टीचर ने एक्सरसाइज में लगा दिया है, टाइप करो टाइप करो टाइप करो। आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ गई होगी, ठीक है। कमिंग बैक टू योर एग्जाम्पल, यस बढ़ गई, ऑल राइट, ओके, ठीक है। सो कमिंग बैक टू योर एग्जाम्पल नंबर 5, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर। यहाँ पे हमें डिटरमाइन क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर हैविंग लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर एंड डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर्स। इसका मतलब ये है, ये एक वायर है, इसका जो है डायमीटर है, डायमीटर मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक 0.5 मिलीमीटर्स है, और इसकी जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है। तो अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन से, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? सी का। जब भी डायमीटर आ जाता है आपको समझ जाना है, आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज करना है, ओके। तो डिटरमाइनिंग रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर मींस रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा स्टूडेंट्स, तो आपको रेजिस्टिविटी वाली टेबल से ध्यान रखना है कि आपकी कॉपर की रेजिस्टिविटी ये है,
ठीक है, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम्स मीटर। ये बाय डिफॉल्ट है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। कहाँ से आई ये रेजिस्टिविटी? अगर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो इस टेबल में आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी, ये रही 1.7। तो ये तीनों रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स बाय हार्ट कर लो आप। अगर एग्जाम में नहीं देते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, नाइक्रोम की है 1.1 इंटू 10⁻⁻6, डायमंड की है 1.62 इंटू 10⁻13 से लेके ये। डायमंड मोस्टली नहीं देते, अगर दिया तो दोनों में से एक रेजिस्टिविटी देते हैं, पर कॉपर और नाइक्रोम को तो अच्छे से बाय हार्ट कर लो। ठीक है, ठीक है। जब भी आपको डायमीटर पूछा जाए ना ऐसे सम्स में स्टूडेंट्स, तो समझ जाने का कि रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने फॉर्मूला लिया रेजिस्टिविटी का, जो कि सी वाला फॉर्मूला है। C इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाल दिया। नाउ कन्वर्टिंग ऑल द मेजर्स इनटू मीटर, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टिविटी मीटर में है, तो हमें इसको किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, किलोमीटर अभी मीटर से बड़ा है, तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको रिड्यूस करेंगे, बराबर। जब भी रिड्यूस करेंगे तो हमें 1000 मीटर मिलेगा, करेक्ट। 1000 मतलब 10⁻³ मीटर्स। ओके, और ये डी आपको सभी को पता है, ये छोटा वाला मेजर है, इसे बड़ा बनाने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 10⁻⁻3। एक जगह पे 10⁻+3 मिलेगा, एक जगह पे 10⁻³ मिलेगा। ठीक है, हम इसे चाहे तो आगे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻4 भी कर सकते हैं, करेक्ट। 0.5 को 5 बना के 10⁻⁻4 भी कर सकते हैं, करेक्ट, इफ यू वांट। बट इसे हम एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमें ये जो -3 और +3 है ना, काम आएगा कैंसलेशन के लिए। ठीक है, आप इसको लिख के रख देना अगर आपको ये काम आता है तो। अभी हम चलते हैं हमारे फॉर्मूला पे और वैल्यूज को रिप्लेस करने में। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताया है, डायमीटर। डायमीटर मतलब सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? πr², करेक्ट, πr²। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल्स टू πr²। ओके, आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर का क्या मतलब होता है? डायमीटर अपॉन 2, बराबर। जब दो बार हम रेडियस लेते हैं तो पूरा डायमीटर बनता है। तो अगर पूरे एक डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रेडियस मिलेगा, करेक्ट है ना। तो हम यहाँ पे डायमीटर अपॉन 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे आपका वैल्यूज डालना है, π/4, 0.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरे इस वैल्यू को फाइनल वैल्यू बना के फिर हम इधर फॉर्मूला में डाल देंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो सारा कन्वर्जन स्टूडेंट्स रेडी करके रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एरिया है पाई इंटू डी अपॉन 2। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 2 इंटू 2 विल बिकम 4। डी क्या है आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻3। कहाँ से आया? यहाँ से आया स्टूडेंट्स डी की वैल्यू। ठीक है, और ये स्क्वायर्ड है इसलिए हमने इसको स्क्वायर बना दिया बाहर। ब्रैकेट स्टूडेंट्स ओपन करोगे आप तो यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 क्या बनेगा, कैलकुलेट करो। एंड 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्या बनेगा, 6, करेक्ट है ना स्टूडेंट्स। मुझे बोलना मत, इसे सॉल्व करना है। यू वांट मी टू सॉल्व दिस? यस, नो, अभी बता दो। यस, ओके, आई विल सॉल्व दिस। ठीक है, इस कन्वर्जन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास एरिया आप सभी को पता चला, करेक्ट, πr², क्योंकि हमारी वायर जो है सर्कुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई को एज इट इज रहने देते हैं इंटू डी अपॉन 2। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया है स्टूडेंट्स, पाई को एज इट इज रखा है इंटू डी इंटू स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, करेक्ट, और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं π/4। तो हमने π/4 को एक तरफ ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके,
इंटू डी स्क्वायर का मतलब क्या है, डी की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, करेक्ट। तो इसको हमने कन्वर्ट करके ये बना दिया, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे डी स्क्वायर 0.5 इंटू 10⁻³ इसको हमने स्क्वायर कर दिया, समझा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, पाई बाय 4 इंटू 0.5 इंटू 2 कर दो, कितना आता है स्टूडेंट्स? कितना आएगा? या 0.25, ठीक है, 0.25 इंटू 10⁻² क्या आएगा, 3 इंटू 2 विल बिकम 6, 10⁻⁻6, सो इट विल बी 10⁻⁻6। आ गया स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, अगर आप पाई को हटा दोगे, इसको और भी तो आगे सॉल्व करोगे तो आपको 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास सारा मीटर्स में है, हमारे पास सब कुछ मीटर्स में आ गया है, सिर्फ हमें वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। फॉर्मूला में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपका लेंथ को आप यहाँ पे रखोगे, रेजिस्टिविटी जो कॉपर की है वो वाले मेजर को यहाँ पे डालोगे, और एरिया जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है वो नीचे डालोगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते करते आपको ये वाला आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, स्टेप्स स्किप नहीं करने स्टूडेंट्स, वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सब कुछ स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन पे डिपेंड होता है और कन्वर्जन यूनिट्स पे डिपेंड होता है, बाकी सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। सॉल्व एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टर्स को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सब देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, आई थिंक वी शैल वाइंड अप हियर। इज दैट ओके? Okay, I'll stop sharing. Students, if you wish to leave, you may. Bye students, everyone. Thank you, Vishal. So kind of you.